गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है सर। तो अप्रैल का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसका देखिए, जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर द डिस्कशन टू कंप्लीट। इसी के बाद सीक्वेंस में मई जून पे भी काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो एग्ज़ाम में कोई कोताही नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है सर। पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लें आगे बढ़ने से पहले। लास्ट क्लास तक 30 क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये मिर्चा राइस को लेकर है। अभी मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है, तो मिर्चा राइस किस स्टेट का है? आसाम का है, नागालैंड का है, बिहार का है या वेस्ट बंगाल का है? बताइए सर। मिर्चा राइस कहाँ का है? बिल्कुल ये आपका बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। इसमें मैंने बताया था कि इंडियन रफाल अभी एक्सरसाइज ओराइन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज ओराइन में रफाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उससे याद रखना, हमने ये एक्सरसाइज किसके साथ करी है? फ्रांस के साथ करी है, ठीक है सर। चलो, तो 30 तक हो गया था, ये 27 था। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये देखा था, कौन सी पार्टी को अभी हाल फिलहाल में नेशनल पार्टी बनाया गया है? तो दैट वाज आम आदमी पार्टी। तो क्या क्या नेशनल पार्टी बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 31 से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिसेंटली स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट फॉर 2021 से 22 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? नीति आयोग ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या फिर एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट? हाँ जी, थोड़ा सा आसान सवाल है। कुछ तुक्का वगैरह लगाएंगे, इंटेलिजेंट गैसिंग करेंगे तो सही करने जाएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स की एनर्जी एफिशिएंसी मेजर की गई है इस रिपोर्ट में। तो सवाल सिंपल ये है, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने करा है? इसमें देखो, अगर डाउट होना चाहिए तो दो में होना चाहिए, एक तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी एंड रिसर्च रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसमें अगर दो में से डाउट है तो चलो समझ में भी आता है, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर नीति आयोग नहीं होता है, ये सबसे बड़ी सीख मिलती है हमें इस क्वेश्चन से। तो अब देखो, बात एनर्जी एफिशिएंसी की हो रही है, और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो बना ही इसीलिए है। तो क्यों नहीं आंसर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हो? और ये काम इससे ही क्यों ना करवाया जाए? बिल्कुल करवाया जाए, क्योंकि ये ब्यूरो किसके लिए है सर? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ही बना है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, उसके थ्रू ये बॉडी क्रिएट की गई थी। तो आप ये कह सकते हो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट में कानून बना है, उस कानून के तहत इस बॉडी को क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका रिपोर्ट है किसने बनाया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बनाया। चार कैटेगरीज में उन्होंने स्टेट्स को डिवाइड करा है। जो सबसे टॉप पे एनर्जी एफिशिएंट टॉप पे काम करते हैं, उनको कहा गया है फ्रंट रनर, ठीक है। सेकंड टॉप पे अचीवर, उसके बाद कंटेंडर और उसके बाद एस्पिरेंट। तो अगर हम बात करें फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन है, ठीक है, तो फ्रंट रनर कैटेगरी में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है। मतलब तीन स्टेट तो आपके साउथ के ही है। और चौथा, चार स्टेट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, ये चार स्टेट साउथ के। कुल मिला के बस तमिलनाडु को छोड़ दो तो बाकी चारों स्टेट जो हैं साउथ के, वहां पर आप क्या देखोगे, वो सब फ्रंट रनर कैटेगरी में है। और नॉर्थ से अपना बस कौन है? राजस्थान है। तो ये सब कौन है? फ्रंट रनर कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। अचीवर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अचीवर कैटेगरी में आता है आपका असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, चलिए, अभी तक नहीं सुना था, आज आपने सुन लिया।
इसके बारे में अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए एनर्जी एफिशिएंट हमें बनना है, यानी जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वेस्ट कम से कम निकले, उसमें एमिशंस कम से कम हो और एक बेटर एफिशिएंट एनर्जी से हम काम करें। तो इसलिए आपका ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी काम करता है। आपने शायद सुना होगा जो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आते हैं, जैसे एयर कंडीशनर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार कैटेगराइज होते हैं। जो 5 स्टार होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सारा जो रेटिंग है अप्लायंसेस को कौन देता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जनरली आप देखोगे जो अप्लायंसेस पे स्टार्स होते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो कौन मार्क करता है, वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मार्क करता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। Recently, who amongst the following have won the World Chess Armageddon Asia and Oceania 2023 बर्लिन जर्मनी, ठीक है। एक एक कह सकते हैं एक चेस का गेम हुआ है, वर्ल्ड चेस आर्मागेडॉन एशिया एंड ओशियानिया 2023, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, बर्लिन इन जर्मनी में। और इस गेम को किसने जीता है, हु इज द विनर। देखो, आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं छोड़े। जूली डिकोजा जी, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन करा है, ये 32nd क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लेट नहीं हुए हैं। बताइए सर, ये गेम क्या लगता है आपका किसने जीता होगा। हाँ जी सर। करेक्ट आंसर इज डी गुकेश, ठीक है। वर्ल्ड चेस आर्मागेडन एशिया एंड ओशियानिया किसने जीता है, डी गुकेश ने जीता है, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विन टाइटल, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Recently, Ministry of Ports, Shipping and Waterways has announced to develop total how many ports as hydrogen hubs as part of the Maritime India Vision 2020-2030, ठीक है। हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर कौन होता है, जो हमारे मतलब पोर्ट्स होते हैं, उस पोर्ट के थ्रू आपका ट्रेड होता है, गुड्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो पूरा आपका सेक्टर होता है वो कहलाता है मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। तो जितना भी वाटर के थ्रू आपका ट्रेड होता है तो वो ट्रेड क्या माना जाता है, मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। तो ये क्या ट्रेड, ये कौन सा सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर। तो इंडिया में मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एक विजन बनाया गया है जिसे कहते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ठीक है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है वो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सरबंदा सोनोवाल जी इसके मिनिस्टर हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं आसाम के, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस किया है इस विजन के तहत कि कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट्स को वो क्या डेवलप करेंगे, एज हाइड्रोजन हब। हाइड्रोजन हब्स का मतलब क्या है, वहां पर आपका हाइड्रोजन एनर्जी का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये है टोटल 3 पोर्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो जो सरबंदा सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग, उन्होंने कहा 3 पोर्ट हमने सिलेक्ट किए हैं। उड़ीसा में पैरादीप पोर्ट, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट और तमिलनाडु में वी ओ चिदम्बरानर पोर्ट, ठीक है।
तो ये 3 पोर्ट उन्होंने मार्क किए हैं और इनको वो डेवलप करेंगे एज अ हाइड्रोजन हब, ठीक है। तो उसमें पर्पस ये होगा कि वहां पर हाइड्रोजन हब कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो भी एनर्जी का यूज है तो मेजर यूज किससे किया जाएगा, अब हाइड्रोजन एनर्जी से यूज होगा, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। और इससे फायदा क्या होगा, आप हाइड्रोजन यूज करने से हाइड्रोजन का वेस्ट प्रोडक्ट H2O होता है। जब हाइड्रोजन एनर्जी आप यूज करोगे तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट एमिशन में H2O निकलता है। तो इट इज फार बेटर देन जो आप हम लोग डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो इससे क्लाइमेट को बहुत फायदा पहुंचेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझनी है कि 3 पोर्ट्स हाइड्रोजन हब बन रहे हैं, ठीक है। तीनों का आपको नाम ध्यान रहे ना रहे, बट इतना जरूर ध्यान देना कि ये 3 पोर्ट्स किस स्टेट में हैं, ये जरूर याद रहे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंट है आपके एग्जाम में, किसी पोर्ट का नाम दे देंगे और वो स्टेट पूछ लेंगे कि ये पोर्ट किस स्टेट में है। पूछ लेगा आपका मरमुगांव पोर्ट किस स्टेट में है, मैंगलोर पोर्ट किस स्टेट में है, पैराडीप हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से आपका ये 3 पोर्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एटलीस्ट ये 3 तो आज आपको याद कर लेने की, पैराडीप उड़ीसा में है, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, और ये क्या कहते हैं वीओ चिदम्बरानर, ये पोर्ट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है, ठीक है। चलो जी, तो करेक्ट आंसर इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Recently, the External Affairs Minister S. Jaishankar has launched the Tulsi Ghat Restoration Project of Varanasi, ठीक है, in which of the following countries, ठीक है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके तहत वाराणसी का तुलसी घाट जो है उसे रीस्टोर किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस कंट्री में लॉन्च किया, युगांडा, मोजाम्बिक, केन्या या फिर इजिप्ट। हाइड्रोजन के एमिशन में पानी निकलता है, लेकिन उससे कितना पानी प्रोड्यूस हो पाएगा ये देखना बनेगा ना आगे, कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, ठीक है। वो भी आगे यूज हो सकता है पानी। हाँ, तो ये जो आपका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड इन युगांडा, ठीक है। ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट सर आपका कहाँ लॉन्च किया गया है, ये आपका लॉन्च किया गया है युगांडा। तो जो तुलसी घाट रिनोवेशन प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो एस्थेटिक अपील है वाराणसी की, मतलब एक जो खूबसूरती है वाराणसी की, उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। और वाराणसी को माना जाता है द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जितने भी पुराने पुराने शहर बने हैं उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा कौन है, वाराणसी, ठीक है। तो ये वाराणसी की कुछ खास बात है। चलिए, उसमें ये भी ध्यान रखना जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसका एक मेंबर भी है युगांडा, ठीक है। चलो, इसी बात पे मेरे को युगांडा की कैपिटल बता दो। देखो, आजकल ये ट्रेंड भी बन गया है कि कभी आपसे स्टेट का कैपिटल पूछ लेगा आपकी कंट्री के, या फिर कुछ नहीं तो कंट्रीज के कैपिटल पूछ लेगा। जैसे अभी मिनरल गार्ड में पूछ लिया था, क्या कहते हैं, मालदीव्स का कैपिटल। जनरली जो पड़ोसी कंट्रीज होते हैं उनके कैपिटल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको न्यूज़ में जो कंट्री मिले उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, ठीक है। उसको ज़रूर ध्यान से उसको कंट्रीज की कैपिटल ज़रूर पढ़ते चलिए, ठीक है। और बहुत टफ नहीं होती है, याद हो जाती है। जैसे इसकी कैपिटल है कंपाला, तो ये जो कंपाला में गए हैं, कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व इन द कंट्री, ठीक है। एक एवेल्युएशन होता है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, मतलब ये नापता है कि भाई जो मैनेजमेंट किया जा रहा है टाइगर्स को मैनेज करने के लिए वो कितना इफेक्टिव है। तो इसकी फिफ्थ साइकिल की रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है कि किस टाइगर रिजर्व को माना गया है कि उसे सबसे बेस्ट मेंटेन किया गया है।
बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को गया है? कुल मिला के क्वेश्चन आपका ये है। यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व है। अब देखो टाइगर रिजर्व याद करने इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये चारों टाइगर रिजर्व के एटलीस्ट ये चारों टाइगर रिजर्व के लोकेशंस आपको पता हो। जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, सतपुरा वाला मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, अभी प्रधानमंत्री यहीं गए थे, ठीक है। और नागरहोल भी आई थिंक कर्नाटका में ही है। हाँ, नागरहोल भी आपका कर्नाटका में ही है, ठीक है। चलो, तो इसी बात पे करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बेस्ट मैनेज कौन सा टाइगर रिजर्व किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? केरला में, ठीक है, केरला में। केरला में दो आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, एक है पराम्बिकुलम, एक है पेरियार। तो सबसे बेस्ट मैनेज का अवार्ड किसे मिला है? पेरियार। अब केरला की बात हो रही है तो दो टाइगर रिजर्व ध्यान रखना केरला में, पराम्बिकुलम एंड पेरियार, ठीक है। तो पी याद रखना, ये टाइगर रिजर्व किसके हैं? केरला के हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, क्लियर है तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज डू लेट मी नो अगर कोई डाउट हो तो। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, ये भी टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में कौन सी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है? तो नाम ध्यान रखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए कहते हैं। उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वो क्या बनाएंगे? टाइगर रिजर्व बनाएंगे। अब देखो कितना टफ सवाल है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? हमने तो सर नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, दिबांग। हमने तो सुना ही नहीं है सर। हाँ जी, ऐसा ही है क्या? इसका आंसर कोई बता सकता है? टफ सवाल है। सिंपल सवाल है कि देखो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया जाएगा? टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। अभी बनाया नहीं गया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनाया गया, बनाया जाएगा। सवाल ये है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है। हाँ जी सर, अगर ये गलत हो जाए तो तैयारी छोड़ देना है ना। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल की बात हो रही है तो सर हम देख लेते हैं अरुणाचल में कितने टाइगर रिजर्व्स है। तो अरुणाचल में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, कामलांग, नामदफा और पाक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। कामलांग, नामदफा, पाक्के टाइगर रिजर्व। आपसे अरुणाचल जीके के नाम पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामलांग टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नामदफा टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पाक्के टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो सारी चीजें मैंने अरुणाचल जीके वाले पार्ट में कवर कर रखी है, ठीक है। हाँ, तो सर हम एनटीसीए की बात कर रहे थे। एनटीसीए क्या है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एनटीसीए क्या है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो आपका एक वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो 1972 में दुनिया में पहली बार इन्वायरमेंट को लेकर चिंता जताई गई, और 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, किस दिन? 5 जून को। इसीलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, ठीक है। अब देखो चीजें कैसे कनेक्ट होती है, इसीलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो 1972 में जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हो रही थी, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड बात हो रही थी, तो उसी टाइम इंडिया ने भी अपने कंसर्न जताते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया। दुनिया में बात हो रही है तो उसका असर इंडिया में भी पड़ेगा। उसके बाद आगे चल के जब हमने देखा कि हमारे टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, तो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके 2005 में हमने क्या करा, एक बॉडी बना दी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसका काम क्या है? इसका काम है टाइगर कंजर्वेशन करना। इंडिया में जो टाइगर कंजर्वेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एनटीसीए की।
चलो सर, तो काफी कुछ देखा। ये टाइगर रिजर्व एटलीस्ट मत भूलना, कामलांग, नामदफा, पाके। कितने लोगों को याद थे ये तीनों टाइगर रिजर्व अरुणाचल में? कितने लोगों को याद थे? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following countries has emerged as a India's biggest trading partner in 2022 to 2023? करंट अफेयर्स के नाम पे ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हर साल चेंज होता है, हो सकता है, ठीक है। तो इस साल का, अगर पिछले साल का एक्चुअल में बात करें, 2022 से लेकर 2023 तक, है ना, मतलब वो 31 मार्च तक की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च, वो 31 मार्च 2023 तक इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? हमने सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करा है? इसमें देखो दो में ज्यादा डाउट आता है, या तो यूएसए होगा या यूएई होगा, ऐसा हमें लगता है। और करेक्ट आंसर इज यूएसए। सबसे ज्यादा जो हमने ट्रेड किया है पिछले साल में, वो किसके साथ किया है? यूएसए के साथ किया है, ठीक है। इसीलिए यूएसए से इस टाइम हमारी दोस्ती भी अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो और हमारा जो ट्रेड है वो लास्ट ईयर के मुकाबले 7.65% बढ़ा है। 2020 से हमारा ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा है, और वो रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम फिर कोविड पैंडेमिक आ गया था, उसके बाद चीज़ें फिर से स्टार्ट हुई, तो ट्रेड हमारा बहुत तेजी से बढ़ा। अगर हम अपने एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक साल में 2.81% बढ़े, ठीक है। और अगर इंपोर्ट की बात करें, ठीक है, इंपोर्ट, तो इंपोर्ट हमारे सोर सोर का मतलब क्या होता है पता है आपको? इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे बढ़े 16%, ठीक है। तो मतलब अभी भी दिक्कत ये है, अभी दिक्कत ये है क्या है कि हमारे इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो ट्रेड सरप्लस था, ठीक है, वो कितना है? $28 बिलियन है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश और हांगकांग अभी भी इंडिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट्स में आते हैं, ठीक है। ये ना भी याद रखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज ये याद रखना, हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इस टाइम कौन है? यूएसए है। हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंपोर्ट और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। रिसेंटली NHAI हैज साइंड MOU। MOU होता है मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट टाइप कह सकते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व फॉर फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट्स एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। जब आप फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो कुछ आपको टैक्स देना पड़ता है। अभी क्या है, जैसे आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे अब फास्ट टैग सिस्टम लगा, आपकी गाड़ी पर एक टैग लगा दिया जाएगा, और टोल पे जाती है वो टैग स्कैन हो जाता है, और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। ये फास्ट टैग सिस्टम है। तो इसी फास्ट टैग सिस्टम को सिंपल सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से टाइगर रिजर्व में यूज किया जाएगा, सिंपल सा ये है। और फास्ट टैग सिस्टम किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो इसीलिए इन्होंने किस किस टाइगर रिजर्व के साथ साइन करके उस टाइगर रिजर्व में फास्टैग सिस्टम लगवाने का फैसला किया। खैर टाइगर रिजर्व में नहीं, मतलब टाइगर रिजर्व के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पर जब एंटर करेंगे तो टैक्स जो देंगे, तो अब वो फास्टैग से दिया जाएगा। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? चलो इसमें तुक्का लगाने से बेटर है आंसर आप जान लो। करेक्ट आंसर इज नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। आप देख रहे हो इस बार टाइगर रिजर्व से रिलेटेड काफी काम हुआ है। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व से ये मीटिंग हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का इकलौता ये टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सैलम, ठीक है। और उसी से जो पड़ोसी है तेलंगाना, तेलंगाना में है कवाल और अमराबाद। अमराबाद और कवाल किस में आते हैं? तेलंगाना में। और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो देखो आज हम लोगों ने काफी टाइगर रिजर्व्स पढ़े हैं, है ना। तो इसको लेके देखो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक क्लास जरूर लूंगा जिसमें मैं सारे टाइगर रिजर्व आपको एक साथ रटाऊंगा, ठीक है।
बट अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, 3 to 4 4 5 5 आवर्स का क्लास हो रहा है, तो उसमें मैं एक एक्स्ट्रा बर्डन अभी नहीं डालना चाह रहा हूँ वहाँ पे। अभी चीज़ें ईज आउट हो जाए एग्ज़ाम के लास्ट में, हम लोग यही एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम अ फाउंडिंग मेंबर of the International Big Cats Alliance initiated by India? Which of the following countries has become a founding member of the International Big Cats Alliance initiated by India? देखो पिछली क्लासेस में भी इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की मैंने बात करी थी, जब आपको याद होगा टाइगर रिपोर्ट आई थी टाइगर सेंसस की कि 3000+ टाइगर से हमारे पास इस बार। तो उसी टाइम मैंने बताया था कि हमने एक अलायंस एक ग्रुप बनाया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, उसके हम फाउंडिंग मेंबर हैं। उसके अलावा वो पूछ रहा है और कौन इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की अगर हम बात करें, इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है? नेपाल। अब सर ये बिग कैट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, आप इतना तो आइडिया ले सकते हो कि ये अलायंस किस लिए बनाया गया होगा, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स, बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए। लेकिन ये बिग कैट्स हैं कौन? ये सेवन सेवन मेजर बिग कैट्स को बचाने के लिए ये बनाया गया है। कौन कौन है? टाइगर है, लायन है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर है और आपका चीता है, ठीक है। टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर एंड चीता, ये 7 जो बिग कैट्स हैं इनको कंजर्व करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। ये मेनली किस में डील करेगा? साउथ एशिया वाले एरिया में डील करेगा, ठीक है। देखो फैमिली ऑफ कैट्स की अगर हम बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में होती है। एक होती है पैंथेरा, जिस आपने सुना होगा पैंथर ना, तो वो किस कैटेगरी में आता है, किस फैमिली में आता है? पैंथेरा। एक होती है प्यूमा, एक होती है एसिनोनिक्स, ठीक है। पैंथेरा में अगर हम बात करें, पैंथेरा में आ जाता है आपका लाइन आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, जगुआर आ जाता है, टाइगर आ जाता है, स्नो लेपर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? पैंथेरा। देखो स्नो लेपर्ड को अगर हटा दो तो बाकी सब दहाड़ सकते हैं, रोर कर सकते हैं, जबकि स्नो लेपर्ड रोर नहीं कर सकता। स्नो लेपर्ड आपको ठंडी जगह में मिलेगा, ठंडी जगह में आपको भी पता है आवाज नहीं निकलती, तो बेचारा कैसे दहाड़ेगा, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड नहीं दहाड़ पाता है, बाकी सब दहाड़ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कैटेगरी होती है प्यूमा। प्यूमा वो होते हैं जो डोमेस्टिक केट जो होती है उससे क्लोजली रिलेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉगर वो प्यूमा कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और एसिनोनिक्स के अब अगर हम बात करें, इसकी फैमिली में बस एक ही लिविंग मेंबर बचा है, चीता। चीता आता है एसिनोनिक्स कैटेगरी में। अब ये सब सिर्फ कौन बचा है? चीता बचा है। भूटान आई थिंक नहीं इंक्लूडेड है, बट मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। अगर होगा भूटान तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। Who amongst the following are the authors of The Great Bank Robbery, NPA's Scams and the Future of Regulation? एक किताब लिखी गई है द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएज स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। अभी हाल फिलहाल में एक एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ी। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, अब उस लोन पे वो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ना मिले, अगर लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है यानी इस लोन से बैंक अर्निंग कर रहा है, तो ये लोन क्या हुआ? बैंक के लिए एसेट हुआ। लेकिन अगर इस लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाए तो क्या ये बैंक के लिए एसेट रहेगा? नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो लोन का पैसा होता है जो प्राइवेट जो कोई जो आदमी लेके उसे भाग जाए। जैसे विजय माल्या था, उसने एसबीआई से पैसा लिया, भाग गया, वो वापस नहीं कर रहा है, तो विजय माल्या जो पैसा मिल गया वो क्या बन गया? एनपीए। आज से कुछ साल पहले एनपीए एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन ले रहे थे उसे वापस नहीं कर रहे थे, तो उससे नुकसान किसको हो रहा था? बैंक्स को हो रहा था। तो इस बुक में बताया गया है ये भी एक तरह की बैंक रॉबरी है, बैंक को लूटा गया है, बैंक्स में स्कैम हुए हैं। आपका जैसे पीएनबी में 12,000 करोड़ का स्कैम करा था, किसने करा था? नीरव मोदी ने करा था, ठीक है। तो बैंक्स में स्कैम हुए हैं। तो ऐसे दौर में जहां हमने एनपीए की प्रॉब्लम देखी, हमने स्कैम की प्रॉब्लम देखी,
तो आगे जाके बैंक्स को रेगुलेट करने का क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई हैं। पहले तो इस बुक में बताया गया कि क्या क्या किस तरह से एनपीए और स्कैम ने हमारी बैंक्स को लूटा है, और उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है कि आगे फ्यूचर में क्या रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। और ये बुक किसने लिखी है? सो द करेक्ट आंसर इज पित्ता भाई राम एंड साची दास। ठीक है, पित्ता भाई राम एंड साब्य साची दास, इन दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बुक है, तो नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 जो बड़े बड़े स्कैम हैं उनके बारे में इन्होंने बात करी। उन्होंने सब बताया कि फ्रॉड्स किस तरह से होते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं, रेगुलेशन में क्या क्या लूप होल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी उन्होंने डिस्कस की है। चलो जी, अगर मन हो तो पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम बाद। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। Recently, imaging X-ray polarimetry explorer of which of the following space agencies has released the image of Crab Nebula? ठीक है, एक एक्सप्लोरर है, इमेज एक्सरे पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर, किसी स्पेस एजेंसी का, उसने क्रैब नेबुला की इमेज रिलीज की है। नेबुला क्या होता है? गैसेस का क्लाउड। ठीक है, तो एक क्रैब नाम का नेबुला है, क्रैब नेबुला, उसकी इमेज रिलीज की है। तो सीधा सा सवाल है कि क्रैब नेबुला की इमेज किसने रिलीज की है? हाँ जी सर, बताइए। कौन करेगा सर? ऑब्वियसली नासा, मतलब तुक्के में तो वही लगाएंगे, नासा। ठीक है, तो जो टॉरस कॉन्सिलेशन है उसमें क्रैब नेबुला सिचुएटेड है, उसकी इमेज किसने रिलीज की है? नासा ने रिलीज की। ठीक है, बाकी देखो, बाकी जो मैटर है एक बार पढ़ लो, बाकी काम का है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। रिसेंटली द डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी and which of the following organizations has announced the launch of the Universal Monetary Unit Unicoin? Recently, the Digital Currency Monetary Authority and which of the following organizations has announced the launch of the Universal Monetary Unit Unicoin? ठीक है, यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट मतलब ऐसा कोई कॉइन जो पूरी दुनिया को एक्सेप्ट हो। मतलब जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स में डॉलर यूज करते हैं, बट डॉलर इज ओन्ड बाय अ स्पेसिफिक कंट्री, अमेरिका। अब उसमें क्या होता है, डॉलर में अमेरिका अपनी मनमानी करता है, जिस कंट्री से उसको लगाव नहीं है, जो कंट्री उसके लिए थ्रेट बनता है, तो वो डॉलर यूज करने पे उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो उन कंट्रीज को फिर ट्रेड करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए जो डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी एक इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने एक अनाउंस किया कि यूनिवर्सल मॉनेटरी यूनिट लॉन्च लॉन्च करेंगे हम, एक मतलब एक ऐसी करेंसी लॉन्च करेंगे जो यूनिवर्सल लेवल पे काम करेगी, और उसका नाम रखा है यूनी कॉइन। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे काम करेगी। तो ये डिजिटल करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी और किसने मिलकर ये किया है, ये सवाल है। तो करेक्ट आंसर इज, इसको डिजिटल करेंसी मॉनेटरी यूनिट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इन दोनों ने मिलकर यूनिकॉइन को लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ जी सर, तो इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे आज अगर हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन देखें तो यूपीआई ने बहुत आसान कर दिया है, इसी तरह से ये जो आपका यूनिकॉइन है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को काफ़ी आसान कर देगा। ये किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे बात आ जाती है आईएमएफ की। तो पहली चीज तो ये पूछ सकता है, आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकता है और जो बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है वो ये है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, 1944 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अमेरिका में,
यहाँ पर डिस्कस हुआ था कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 में जो पूरा यूरोप है वो तबाह हो गया था, यूके वगैरह बिल्कुल खत्म हो गए थे, लड़ाई लड़ते लड़ते इनके पास कुछ बचा नहीं था। तो अमेरिका ने कहा ठीक है हम दो बैंक्स बनाएंगे, एक बनाएंगे वर्ल्ड बैंक, एक बनाएंगे आईएमएफ। तो इनका काम होगा कि जो यूरोप की कंट्रीज हैं जो बिल्कुल वॉर की वजह से तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, उनको ये यूरोप या पूरी दुनिया में उनको क्या प्रोवाइड करेगा, ये लोन प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सके, अपने आप को दोबारा से उठा सके। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद दो बड़ी बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ, एक था वर्ल्ड बैंक और एक था आईएमएफ। ठीक है, तो दोनों का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, आगे चल के दोनों ने अपना काम बांट लिया। जैसे आईएमएफ आज आप देखोगे तो आईएमएफ मेनली किसके लिए काम करता है, टू बेल आउट। बेल आउट मतलब ऐसी कोई कंट्री जो दिवालिया होने वाली है, बिल्कुल डूबने वाली है, उसको बचाने का काम करता है। वर्ल्ड बैंक किस में काम करता है, वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज में काम करता है जो डेवलप कर रही हैं। ठीक है, जो डेवलपिंग है, जो आगे बढ़ रही हैं, जो ग्रो कर रही हैं, ग्रोइंग कंट्रीज में ये पैसा लगाता है। जैसे इंडिया में ये पैसा लगाएगा कि आपका मान लो एयरपोर्ट बनवा देगा, कोई पावर प्लांट बनवा देगा, ठीक है, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है, और कोई कंट्री बिल्कुल डूबने की कगार पे है तो उसे बेल आउट करने का काम आईएमएफ है। तो आज के टाइम पे दोनों ने ये काम डिवाइड कर लिया। ठीक है, और आईएमएफ इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, ये भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मैं दिल्ली में था, अब ईटानगर में था, अभी वापस दिल्ली आ गया हूँ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। मेरा पर्पज ये रहता है कि आप इंटरनेशनल बॉडीज भी सीखो। जैसे कई लोग कहते हैं सर वर्ड पॉलिटी, वर्ड पॉलिटी, तो वर्ड पॉलिटी अलग से पढ़ोगे, इट्स फार बेटर कि आप करंट अफेयर्स के साथ में ये सारे इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ ही साथ कवर कराता हूँ। ठीक है, तो साथ ही साथ करते चलोगे तो एक बर्डन कम क्रिएट होता है, वरना ऐसा लगेगा वर्ड पॉलिटी भी एक अलग से सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, इसको कंसीडर कर लो करंट अफेयर्स का पार्ट। ठीक है, चलो सर, टेस्ट द थंडर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। Recently, Aman Sehrawat has won India's first gold medal at the Asian Wrestling Championship. ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया है। कौन लेके आया है, अमन शहरावत लेके आए हैं। तो सवाल ये है कि ये किस कंट्री में हुआ था, तो ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हुआ था। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो जगह नहीं पूछेगा। ठीक है, जगह पूछने के चांसेस कम है, ये जरूर पूछ सकता है कि हाँ ये चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था। अब जब हमें कंट्री पता चल गई है तो कैपिटल भी पता होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज में ये मैच हुए थे। फ्री स्टाइल कैटेगरी में अमन सहरावत को गोल्ड मिला है। ठीक है, इंडिया ने कौन कौन से मेडल्स जीते उसकी लिस्ट है। ठीक है, और ब्रॉन्ज जीता है दीपक मिर्का ने और अनिरुद्ध गुलिया ने इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, उसके अलावा मेन देखो सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं पूछता है, मेन गोल्ड याद रखो। ठीक है, तो बाकी सब बस एक बार पढ़ लो ताकि कभी ये नाम सुन लो कि विकास दलाल कौन है, तो हाँ कनेक्ट कर पाओ कि हाँ इसको तो मैंने पढ़ा था, कहीं कहीं रेसलिंग में पढ़ा था, तो बोल दोगे रेसलर है। इसलिए एक बार इसको बस पढ़ना है। ठीक है, बट याद किसका नाम मेन रखना है, अमन सहरावत गोल्ड मेडल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रॉन्ज वालों को भूल जाओ, याद मत रखो, क्या मेन मत पर्पज है कि वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो अमन सहरावत ज्यादा पूछेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने सवाल किया था कजाकिस्तान की कैपिटल। कजाकिस्तान पता है आपको कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में लाई करता है, आस्ताना। ठीक है, बिल्कुल। इसके बीच में कैपिटल चेंज हो गई थी, बट वापस से आस्ताना कर दी गई है। पहले नूर सुल्तान कर दी गई थी, वापस से आस्ताना इसकी कैपिटल कर दी गई है। ईटानगर, हाँ जी आप बुलाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। नूर सुल्तान से सर वापस पहुंच गई है टीएनटी जी, आस्ताना वापस आ गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रिसेंटली गमोजा, ठीक है, जिसे हम लोग आम भाषा में गमछा कहते हैं, और विच ऑफ द, अंग्रेजी में उसको एक्चुअली गमोजा कहते हैं, ये अंग्रेजों से गमछा नहीं बोला जाता, तो वो गमोजा नाम रख के चला गया। of which of the following state has received the GI registration certificate, मतलब कुल मिला के GI टैग मिला है गमोसा को, तो किस स्टेट का? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार। GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने रिसीव करा है। देखो GI टैग उसे लास्ट ईयर मिल गया था गमोसा को, ठीक है, अभी क्या मिला है? GI सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का। हाँ जी, करेक्ट आंसर। ये तो सर आसान है, गमोजा का अपना गमछा कहाँ का फेमस है? इट इज फेमस ऑफ आसाम, ठीक है, तो आसाम का गमछा, इसे GI टैग मिल रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गमछा जानते हैं ना आप लोग? चलो जी, क्लियर है यहाँ तक? वेल, इफ इट इज क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Recently, it was informed that India will acquire 250 more प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। हम लोग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को और प्रोक्योर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसको किसने डेवलप किया है? जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो इसका आंसर उम्मीद है करेक्ट करेंगे, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, आप बेधड़क उस पर तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मिसाइल्स वगैरह कौन बनाता है सर? DRDO बनाता है, ठीक है। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भी किसने बनाया? DRDO ने बनाया, हेडक्वार्टर दिल्ली। देखो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब क्या सर, क्वासी का मतलब क्या है? मिसाइल्स दो कैटेगरीज में आती हैं, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल इज लाइक सलमान खान, कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली कि मेरे को टारगेट यहाँ चाहिए, तो अपन फिर एक बार लॉन्च हो गए, फिर किसी की नहीं सुनेंगे, अपने जहां पर गिरना होगा गिर जाएंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं प्रिसाइजली यूज नहीं किया जा सकता। एक बड़े ऐसे एरिया में अगर आपको अंधा तुक्की किसी बड़े से एरिया में टारगेट लेना हो, तो आप थोड़ा सा बस एक फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर होता है, उसको पढ़ोगे, देखोगे कितनी डिस्टेंस है, तो कितने एंगल पे, कितनी हाइट पे इसको कितने स्पीड से फेंका जाए ताकि वो इस एरिया में गिरे, उसको कैलकुलेट करोगे, तो उतने ही एंगल और स्पीड को यूज करके आप इसे लॉन्च कर दोगे। एक बार ये लॉन्च हो गई, फिर ये आपकी नहीं सुनेगी, फिर ये जहां जा रही थी वहीं गिरेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, रेंज ज्यादा होती है, ठीक है। आपने सुना होगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की, मतलब एशिया में अगर लगी है तो वो अफ्रीका में गिर जाएगी, तो इनकी रेंज बहुत हाई होती है। लेकिन एक बार लॉन्च हो गई फिर ये आपकी नहीं सुनेंगे। बट इनका फिर दिक्कत ये है, प्रिसीजन नहीं होता इनके पास, तो उसके लिए हमने डेवलप की क्रूज मिसाइल। ये एक बार लॉन्च हो गई, फिर इसको जो टारगेट है वो चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसको लॉन्च होने के बाद भी मैन्यूवर कर सकते हो, यानी लॉन्च होने के बाद मान लो पहले यहाँ टारगेट सोचा था, लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं यहाँ कर दो, तो आप इसे मैन्यूवर कर सकते हो इधर, ठीक है। तो ये क्रूज मिसाइल की खासियत होती है। अब चूंकि आप इसे मैन्यूवर कर सकते हो, तो इसे एक प्रिसाइज लोकेशन पे टारगेट कर सकते हो। तो अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें टारगेट करना है, तो हम कौन सी मिसाइल यूज करेंगे? क्रूज मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल की दिक्कत क्या है? इनके पास रेंज नहीं होती है। रेंज है सर बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को हमने एक बार लॉन्च कर दिया फिर ये सुनता नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया और वो कहलाया प्रलय, ठीक है। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया और वो मिसाइल कहलाई प्रलय। प्रलय को कहते हैं क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक बार लॉन्च हो गई तो ये आपकी बात सुनेगी, बट बैलिस्टिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। तो ये पूरी तरह से बैलिस्टिक नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे? क्वासी बैलिस्टिक, ठीक है। सॉरी, इसकी रेंज कम होगी, ये इसकी रेंज होगी क्रूज मिसाइल की तरह, ठीक है। लेकिन इसको मैनूवर किया जा सकता है। मैनूवर मतलब इसको लॉन्च करने के बाद चला कंट्रोल किया जा सकता है, मैनूवर किया जा सकता है, बट स्टिल ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसीलिए ये पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी ट्रेजेक्टरी लो होती है। लो ट्रेजेक्टरी किसकी प्रॉपर्टी है? क्रूज मिसाइल की, ठीक है। लेकिन एक मेजर प्रॉपर्टी इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की आती है।
लेकिन लो ट्रेजेक्टरी पहचान है सर क्रूज मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान नहीं है, इसीलिए हम इसे पूरी तरह से बैलिस्टिक नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस भी पता चला होगा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में। और प्रलय क्या है, ना ही बैलिस्टिक ना ही क्रूज, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। और प्रलय किसने बनाया है, प्रलय बनाया है डीआरडीओ ने। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में एक ही सवाल पूछ सकता है, प्रलय को किसने बनाया। ठीक है, वो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं बैलिस्टिक क्रूज, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स में न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो ये टर्म्स आते रहते हैं। जितना आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। हमें करंट अफेयर्स पढ़ने में इसीलिए मजा नहीं आता है, एडिटोरियल्स पढ़ने में इसीलिए मजा नहीं आता है क्योंकि इसमें जो टर्म्स वगैरह आती है वो हमें समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास क्लियरिटी होगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। थैंक यू नीपू जी। Well, moving to the question number 46. Recently, which of the following institutions has developed a screening device, ArtSense, for early screening for cardiovascular diseases? Cardiovascular diseases कौन सी होती है, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है, उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस बनाई गई है आर्टसेंस। इसकी खास बात यह है कि अगर ये डिसीज किसी को है तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो छोटे सिम्टम होते हैं, जो जनरली स्क्रीनिंग में नहीं आ पाते हैं, जो जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें स्क्रीन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात होगी जब कोई भी इनके सिम्टम बहुत छोटे लेवल पे होंगे तो इस छोटे लेवल पे ही ये उसे पकड़ लेगा, जितने छोटे लेवल पे पकड़ लेगा उतना ही इसे कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, तो डिवाइस का नाम है आर्टसन, किसने बनाया है, ये सीधा सा सवाल है। ठीक है, अरे मैं ही बोल रहा हूँ, अली सर ही हूँ। ठीक है, और कोई नहीं है, वो थोड़ा सा अभी कफ की वजह से मेरा आवाज बदला रखा है। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, किसने बनाया इसको, आईआईटी मद्रास ने बनाया। ये नॉन इन्वेजिव डिवाइस है, मतलब इन्वेजिव डिवाइस जैसे आपका एक होता है एंडोस्कोपी, उसमें एक पाइप आपकी बॉडी के अंदर जाता है चेक करने के लिए, ये बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये बॉडी के बाहर से ही चेक करेगा। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनकी हेल्थ और एज को बहुत ही प्रिसाइजली चेक करेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि पहले जो हमारी डिसीज चेक करने के लिए स्क्रीनिंग होती थी, जो टेस्ट होते थे, उनको और ज्यादा प्रिसाइज लेवल पे ये कर पाएगा। ठीक है, एक एक वेसल में जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे, प्रोटीन लेवल पे क्या क्या चेंज हो रहे हैं उनको ये स्टडी करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कैसे उतना अपना डिटेल में मत जाना, बस इतना ध्यान रखना कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को इजीली अगर आपको पकड़ना है तो हम कौन सा डिवाइस बना रहे हैं, आर्टिसन डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या होती है। तो जो हमारे हार्ट होता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं वो कहलाती हैं आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। जनरली क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज क्या होती हैं, ये आप देखोगे, ये आपका जैसे वेन्स है। ठीक है, इससे ब्लड अंदर जाता है, आर्टरीज से ये आप देखोगे ये बाहर आएगा, ये आर्टरीज है, ब्लू वाली आर्टरीज है। ठीक है, तो आर्टरीज में क्या होता है, सॉरी ये आपका ये वाली क्या है, ये आपका आर्टरी। तो आर्टरीज में क्या होता है, आपका फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए आप जनरली देखोगे कि आप देखोगे जनरली ऐसा होता है कि जो सर्दी होती है तो उस टाइम हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी के टाइम जो खून जमने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक तभी आता है जब खून रुक जाए, खून ब्लॉक हो जाए, खून हार्ट से बाहर ना आ रहा हो। ठीक है, तभी आपका हार्ट अटैक आता है। तो जब यहाँ पर फैट जमा हो जाएगा तो खून कैसे बाहर निकलेगा, वो फैट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि उबला तला वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फैट ज़्यादा डेवलप नहीं करना चाहिए। आर्टरीज में फैट अगर आपका डिपॉजिट होने लगा तो वो आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, तो दैट इज़ अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिसीज। चलो जी, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज हम लोगों ने वैसे काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 46 तक। इसके, हाँ, ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड आपका ऑक्सीजन ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अच्छा, वही टेस्टी होता है, चलो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है सर, ठीक है।
आलम मोदी जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कल जाओ डॉक्टर को दिखाओ, कंजूसी कम करो आप, ठीक है। चलो ठीक है सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।